Good afternoon, all of you. I'm Aman Chaurasia taking a lecture for Operation Management. ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट में प्रोडक्शन प्रोसेस की यूनिट है। इसके अंदर होने वाली सभी चीज़ों की जानकारी इस यूनिट में मौजूद है। इस यूनिट में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्शन सिस्टम और प्रोडक्शन सिस्टम की प्रोसेस। प्रोडक्शन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम पे। 3.2 करके एक टॉपिक दिया हुआ है, पेज नंबर 68 पे, आप लोग बुक में जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट है सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन। एक प्रोडक्शन सिस्टम का संबंध मुख्यतः इनपुट एवं आउटपुट से होता है। प्रोडक्शन सिस्टम का मेन मोटिव क्या है कि इनपुट देना रॉ मटेरियल के थ्रू और आउटपुट जनरेट करना, मतलब तैयार प्रोडक्ट बनाना। पैकेजिंग करने के बाद वो जो प्रोडक्ट निकलता है वो रेडी प्रोडक्ट है। यह टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी फैक्टर को कंसिडर नहीं करता। सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन होता है इसमें। डिस्क्रिमिनेशन का एक मतलब यह होता है कि जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर की बिजनेस करते हैं, है ना। कई जगहों पे लड़कियों को ज़्यादा वो दिया जाता है, लड़कों को कम दिया जाता है ना। डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करते हैं कि नहीं यार ये काम लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है। फिर कई दूसरी जगह पे ऐसा होता है कि नहीं यार ये काम लड़कियां ही करती है, लड़के नहीं कर सकते। वो होता है डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर से रिलेटेड। सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन मतलब सिस्टम का डिस्क्रिमिनेशन। सिस्टम में होने वाली पूरी प्रक्रियाएं सिस्टम में यूज़ नहीं हो पाती, है ना। कभी कभी डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, कोई कोई सी प्रोसेस को कम करना पड़ता है। जैसे अगर मटेरियल आपके पास रेडी आ गया तो वो प्रोसेस आपकी बच गई, सीधी सी बात। इसे सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटर रिलेशनशिप। प्रोडक्शन सिस्टम एवं ऑर्गेनाइजेशन के अन्य सिस्टम में घनिष्ठ संबंध होता है, इसे इंटर रिलेशनशिप कहते हैं। घनिष्ठ संबंध कैसा, इंटर रिलेशनशिप कैसा, दोनों के बीच में आपस में रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है। जैसे मशीनरी है तो मशीनरी का रिलेशन सीधा मशीन किसके थ्रू चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो मशीनरी नहीं चलेगा, है ना। रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल अगर पाउडर के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में करने के लिए उसको पीसने वाली मशीन में डालना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट रहते हैं, है ना। अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दोनों में घनिष्ठ संबंधता रहती ही रहती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम यहाँ, लेवल फॉर्मुलेशन। एक प्रोडक्शन सिस्टम में कारपोरेट हायरार्की के विभिन्न लेवल्स जैसे हेडक्वार्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फैक्ट्री एवं प्रोडक्शन फील्ड होते हैं। हर लेवल का एक रोल होता है जो फर्म की साइज़ पर निर्भर करता है। देखो, हर इंडस्ट्री, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, अलग अलग साइज़ की होती है। कोई बड़ी इंडस्ट्री होगी और कोई छोटी इंडस्ट्री होगी। सभी इंडस्ट्री में हेडक्वार्टर्स उनके कहीं ना कहीं होंगे। कई के हेडक्वार्टर्स वहीं की वहीं बने होंगे, कई के हेडक्वार्टर्स सिटी में होंगे, सिटी ऑफिस जिसको हम कहते हैं। उसके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग होंगे, जहाँ जैसे पैसे वगैरह का लेन देन और कागजी कार्रवाई की जाती है, वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और जहाँ से कमांड रहती है पूरी। फैक्ट्री एवं प्रोडक्शन फील्ड, फैक्ट्री अलग होगी जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह का काम होता होगा, है ना। प्रोडक्शन की फील्ड अलग होगी, जहाँ से रॉ मटेरियल लाते हैं वो जगह अलग होगी। हर लेवल पर अलग अलग रोल होता है। ये अलग अलग इनके लेवल्स डिसाइड होते हैं। जैसे मैनेजमेंट लेवल आपने सुना होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं, एक तो डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद फिर तुम्हारा जनरल मैनेजर, सीईओ, ये टॉप लेवल के हैं, है ना। मिडिल लेवल मैनेजर में जो जिनके पास एक्चुअल कमांड होती है ग्राउंड लेवल वालों की, जैसे फाइनेंशियल मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ये लोग। देन फिर लोअर लेवल पे उनके सुपरवाइज़र वगैरह रहते हैं। सुपरवाइज़र के भी अंडर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, है ना। ये अलग अलग लेवल है और अलग अलग लेवल के पे अलग अलग लोग काम करते हैं। और सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी हमेशा बनी रहती है। एक दूसरे के बिना सभी लोग अलग हैं, वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते अगर वो विभाजित हो जाए तो, है ना। सभी को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह के काम करना पड़ता है। मैं भी हूँ तो मैं भी किसी न किसी पे डिपेंडेंट हूँ, है ना। जैसे अगर आपकी प्रोडक्शन यूनिट है ना, और आपका काम पैकेजिंग का है। पैकेजिंग का काम है, अगर प्रोडक्ट साइज शेप में होके ही नहीं आएगा तो पैक कैसे होगा,
है ना। क्योंकि पैकेजिंग का रेपर तो वो साइज़ का है जो साइज़ में डिसाइडेड है, और वो साइज़ में कभी कभी मटेरियल कट के नहीं आया तो आपका काम ही नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? जो उसकी कटिंग कर रहा है प्रोडक्शन सिस्टम में, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कटिंग का काम कर रहा है, पैकेजिंग वाला उस पर डिपेंडेंट है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट देखिए, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, कार्यों का स्पेशलाइजेशन होना। चूँकि सिस्टम में बहुत से लेवल होते हैं, इसलिए प्रत्येक का एक स्पेशल फंक्शन होता है। सभी चीज़ों में अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फंक्शन होते हैं, जिसके अधिक परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिस्टम में बहुत से लेवल होते हैं, क्योंकि देखो लेवल अलग है। टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, वो क्या करेगा? ऑर्डर का फ्लो करेगा, है ना। वो ऑर्डर देगा किसको? मिडिल लेवल वाले को। मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल वालों को देगा, सुपरवाइज़र वगैरह एम्प्लॉइज़ से काम करवाएंगे, है ना। तो सभी अलग अलग लेवल पे फंक्शन हो गए, अलग अलग लेवल पे फंक्शन हो गए तो अलग अलग लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं अपनी अपनी जॉब। जो अपनी अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो सभी जॉब का अलग अलग परिणाम निकल रहा है, अलग अलग रिजल्ट निकल रहा है ना। और अगर सभी लेवल को आप एक साथ मिला लो, है ना, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर लोअर लेवल वालों को डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लेता है, तो आपके जो फंक्शन है वो सुधर सकते हैं, आपका प्रोडक्शन सिस्टम अच्छा हो सकता है, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि एक्चुअल की स्टोरी जो रहती है ना कंपनी की, वो लोअर लेवल वालों को मालूम होती है, क्योंकि वो परफॉर्म करते हैं जॉब, है ना। वो ही लोग काम करते हैं, उन लोगों को ही पता होता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या है कंपनी की, एक्चुअली काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है कि भी नहीं भी हो रहा है ना। तो कार्यों का स्पेशलाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट पे मौजूद है। टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला लोअर लेवल वाले मिडिल वालों को बोलेगा, मिडिल वाले पे अलग अलग अपने अपने स्पेशलाइजेशन बने हुए हैं। स्पेशलाइजेशन जैसे फाइनेंशियल स्पेशलाइजेशन, जो फाइनेंस के मुद्दे देखेगा सब, कि पैसा कहाँ से लाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, कितने परसेंटेज से रिटर्न होगा, कितने टाइम में रिटर्न होगा, फाइनेंस वाला ये देखेगा। दूसरी बात, मार्केटिंग वाला स्ट्रेटेजी बनाएगा, मार्केट का हाल देखेगा, सर्वे करेगा, कस्टमर का बिहेवियर चेक करेगा कि कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है। ऑपरेशन मैनेजर पूरा ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं जिस टाइप के, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है सब पे नज़र रखेगा, और साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने की कोशिश करेगा कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी हो, क्वालिटी ख़राब ना हो, डिफेक्ट पीस कम बने, है ना। तो एक आईओ का जितने अलग अलग लेवल पे स्पेशलाइजेशन होता है, सभी अपनी अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं और सभी अच्छी तरीके से काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका रिनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में हो रहे तीव्र परिवर्तन के साथ चलने के लिए प्रोडक्शन सिस्टम को समय समय पर रिनोवेट करना आवश्यक है। पुराने कर्मचारी के साथ स्थान पर नए कर्मचारी एवं पुरानी मशीनों के स्थान पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली नई मशीनें लगानी चाहिए, अन्यथा ऑर्गेनाइजेशन एवं इक्विपमेंट अप्रचलित हो जाएंगे। अप्रचलित मतलब चल नहीं पाएंगे सही तरीके से अगर आप चेंजेस नहीं करते हैं। देखो कोई भी चीज़, वो मशीनरी हो या एम्प्लॉयज़ की भी एट द लेवल ऑफ एज, एक एज हो जाती है, लेवल का एज का लेवल पार हो जाता है, उसके बाद आपको एम्प्लॉय को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। एम्प्लॉय भी क्या है, एक एज हो जाएगी, उसके बाद उससे काम होना बंद हो जाएगा, उसको रिटायर कर दो, रिटायरमेंट का प्लान दे दो, नया रिक्रूटमेंट कर लो, है ना। वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड रिनोवेशन हो। जैसे मशीनरी है, मशीनरी पे भी आपको याद होगा, आप न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन काटते हैं मशीनों के ऊपर, मूल्यह्रास लगता है। मूल्यह्रास भी क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जब 4-5 साल में इस मशीन को बदलें तो मशीन की कीमत हमारे पास रिकवर हो जाए, है ना, इसलिए हम मूल्यह्रास लगाते हैं। ह्रास लगाने का यही मेन मकसद होता है हर कंपनी का, डिप्रिसिएशन लगाने का, कि कंपनी की वैल्यू रिकवर हो रही है, जो नई मशीन हमको इसके बदले लाना है वो उस पैसों में आ जाए। वो पैसा अपना डिप्रिसिएशन लगाना मतलब डिप्रिसिएशन कोई खर्चा तो है नहीं वास्तविक रूप में, क्योंकि डिप्रिसिएशन हम खुद काट के बैंक में सेव कर रहे हैं, हम किसी बाहर वाले को दे नहीं रहे हैं डिप्रिसिएशन, है ना। डिप्रिसिएशन हम खुद काट रहे हैं और हमारे पास रख रहे हैं, और एंड में जब 4-5 साल बाद मशीन काम करना बंद कर देगी तो उसको बेच देंगे। वो उससे जो वैल्यू आती है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू बोलते हैं, है ना। स्क्रैप में जो जाती है भंगार में, उसको भंगार में बेच के जो भी पैसा आया और जो अपन ने मूल्यह्रास काटा, वो पैसे मिला के नई मशीन ले आओ, है ना। और जो भी मशीन से पुराने काम हो रहे हैं, जैसे अधिकतर प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनी लगी है,
बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्ट होती है, कंप्यूटर सिस्टम से, और मशीनें भी छोटी छोटी हो गई है। वो काम भी परफेक्ट करती है और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती है। तो न्यू टेक्नोलॉजी को भी समय समय पर अपडेट करते रहें, नए टेक्नोलॉजी भी बनाते रहें समय समय पर, है ना। हमेशा रिनोवेशन करते रहना चाहिए। वो अपने एम्प्लॉय हों, पुरानी मशीन हो, मशीन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो कर दो, तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी हमेशा। अब प्रोडक्ट के केस में भी देख लो, प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट भी एक समय के बाद स्टार्ट होता है तो ज़्यादा फेमस नहीं होता मार्केट में, फिर धीरे धीरे फेमस होने लगता है, फिर एक लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे बूम वाली सिचुएशन आ जाती है। बूम वाली सिचुएशन वो होती है जहाँ हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सब लोग जानते हैं, है ना। हमारे प्रोडक्ट से सब लोग अवगत रहते हैं, सभी को पता रहता है कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है और क्या क्या है। हर प्रोडक्ट में भी चेंजेस ज़रूरी है। अब जैसे पार्ले जी करके आया था, पार्ले जी आया तो स्टार्टिंग वाले समय में उसको कोई पहचानता नहीं था, उसके बाद उसको धीरे धीरे पहचानने लग गए। फिर मार्केट में वो फेमस हो गया ग्लूकोज बिस्किट के नाम से। सिंपल ग्लूकोज बिस्किट आता है वो, है ना। उसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंजेस के रिक्वायरमेंट होते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। अगर आप उसमें चेंजेस नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट मार्केट से बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा, है ना। जैसे ही पार्ले जी को पता चला कि उसका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर होने वाला है तो उसने और पार्ले के दूसरे नए बिस्किट निकाल दिए। जैसे पार्ले का 2020 आप लोगों ने सुना होगा, बटर बिस्किट। अब पहले तो सिंपल ग्लूकोज बिस्किट था पार्ले जी करके, पार्ले का एक नया बिस्किट और लॉन्च कर दिया उन्होंने कि चलो इसका मार्केट तो चल रहा है और प्रोडक्ट में चेंजेस करके दूसरा मार्केट भी हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। इसी के साथ उन्होंने नया मार्केट भी बना लिया नए प्रोडक्ट का, उसके प्रोडक्ट में चेंजेस कर लिया क्योंकि चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, है ना। वो रिक्वायरमेंट को मीट करा तो वो प्रोडक्ट भी मार्केट में धीरे धीरे फेमस हो गया और आपका प्रोडक्ट मार्केट से बाहर होने से भी बच गया क्योंकि आपने चेंजेस करे उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, पुराने प्रोडक्ट में भी कई चेंजेस कर दिए पैकेजिंग के हिसाब से, क्वालिटी सुधार दी, क्वांटिटी कम कर दी, प्राइस वही रहने दिया, क्वालिटी सुधार दी, है ना। इस तरीके से रिनोवेशन भी की प्रक्रियाएँ भी होते रहनी चाहिए तो हमारी कंपनी बढ़िया तरीके से चलती रहती है। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम के, कि प्रोडक्शन सिस्टम किस तरीके से काम करता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अब आगे के लेक्चर में हम कुछ और डिटेल में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है, या आप वीडियो लेक्चर देखें और कमेंट करें।